हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन आप लोग का जो काफी स्टूडेंट्स के मेरे को डाउट्स आ रहे थे, तीन डाउट्स आ रहे थे प्राइमरी। ए, सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे। बी, सर एग्जाम में कैसे लिखना। एंड सी, सर क्या स्टडी मैट इनफ है। ये तीनों पॉइंट्स आज अपन इस वीडियो में कैटर करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको केस स्टडी कैसे समझना है ये वीडियो देख लो, पॉइंट्स कैसे लिखना है ये वीडियो देख लो। इसके अलावा आईसीआई मैट इनफ है, यस वो इनफ है। एंड एक बोनस है कि आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर आईसीआई मैट लिखा तो मार्क्स देंगे क्या, मार्क्स किस बेसिस पे होते हैं। अपन किस बेसिस पे देते हैं ये भी समझेंगे, एंड किस बेसिस पे नहीं दिए। एक मैं आपके साथ एक आंसर शीट डिस्कस करूंगा, उनको नहीं मिले मार्क्स, क्यों नहीं मिले वो भी समझेंगे अपन, ताकि आपको गलती समझे आप लोग क्या गलती करोगे पेपर में, क्या नहीं करनी है। ठीक है, चलो। एंड बिफोर वी स्टार्ट केस स्टडी, जब भी आप कोई भी केस स्टडी खुद भी सॉल्व करो ना, एक रफ शीट साइड में लेके रखना। एग्जाम में भी रफ सप्लीमेंट आप मांग सकते हो। रफ सप्लीमेंट में वो पॉइंट लिख लेना जो आपको फिर दो बार केस स्टडी नहीं पढ़नी पड़े। एक ही बार रफ पॉइंट लिख लेना। बेटा 20 मार्क की आती है केस स्टडी। अगर आधी घंटा भी दे रहे हो आप उसको एग्जाम में, इनफ है, बहुत इनफ है। अगर आधी घंटे में आप 20 में से 15 भी स्कोर कर लो, दैट इज वेल एंड गुड। आप बहुत यू आर एट पार विद ऑल इंडिया रैंकर्स। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व कैसे करना। डोंट रीड द एंटायर केस स्टडी फर्स्ट, नेवर डू दिस मिस्टेक। ठीक है, नेवर डू दिस मिस्टेक ऑफ रीडिंग द केस स्टडी फर्स्ट। फर्स्ट सी व्हाट द क्वेश्चन डिमांड। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन क्या डिमांड करता है उसके बेसिस पे बेटा आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन बोल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट बताओ, तो तुम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है सिक्स सिग्मा बताओ, तो तुम सिक्स सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अगर क्वेश्चन बोल रहा है टीक्यूएम तो टीक्यूएम। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि पहले क्वेश्चन क्या डिमांड करता है वो पढ़िए। अभी अपन जो करेंगे ना, अपन बेटा आपकी जैन 2021 की जो केस स्टडी है, जो कंपलसरी क्वेश्चन में था, उसको पढ़ने वाले और देखेंगे कि इंस्टीट्यूट किस बेसिस पे मार्क्स देता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने के पहले ही, ठीक है, अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, पहले ए पार्ट क्या मांग रहा है 3 मार्क्स का। लिस्ट द क्रिटिकल इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय आरएस टूल लिमिटेड। आरएस टूल लिमिटेड, ठीक है, जो कंपनी का नाम है, अंडर द प्रेजेंट सेटअप बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द अबव केस। सिर्फ पहला पार्ट पढ़ो, सारे पार्ट मत पढ़ना। नेक्स्ट, ये पढ़ लिया अभी। अब आओ सीधा केस स्टडी पढ़ने। क्या बोल रहा है केस स्टडी। RS Tools Limited is a leading force in manufacture and supply of modern agriculture equipment. रफ नोटबुक एक मेंटेन करना, उसमें लिखना। पहला पॉइंट क्या है भाई, जो अपना क्लाइंट है उसका नाम है RS टूल लिमिटेड। ठीक है, ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाता है, तो शॉर्ट में एग्री इक्विप लिख दो। ये जो रफ पे लिख रहे हैं ना ये अपने लिए, ये किसी के लिए नहीं, किसको दिखाना नहीं है, ये खुद ने खुद को समझे ऐसा लिखो। देन नेक्स्ट, फिर ये सब बनाता है, ये अपने काम का नहीं है। द कंपनी ग्रू सब्सटेंशियली ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स एंड प्रेजेंटली रैंक 28 बाय साइज। ओके, तो करेंटली ये जो कंपनी है ये 20th है बाय साइज। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में, ऑन द ग्लोबल अरीना, ग्लोबल मार्केट, एंड हैज बिकम हाउस होल्ड नेम इन एग्रीकल्चरल फैमिली इन द कंट्री। हर जगह इसी का नाम है, बेसिकली आशीर्वाद आटा जैसा। अब क्या बोल रहे हैं, एज कॉमनली हैपेंस when an enterprise goes into leaps and bounds in a way like RS Tools Limited is experiencing an increase in degree of supply chain complexities। क्या हो रहा है, कंपनी इतनी बड़ी हो गई ना कि वो सप्लाई चेन के बहुत इश्यूज आ रहे हैं उसको। अब क्या इश्यूज आ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या था, क्रिटिकल इश्यूज। अब अपने स्टार्ट हो गए क्या इश्यूज आ रहे हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर मेनी ईयर्स एंड it did nothing to address the difficulties of this decentralized and fragmented network। एक तो गलती अपने को यहाँ क्लियरली पता चल रही है, मैं मिटा के से वो हाईलाइट करता हूँ। डिफिकल्टीज ऑफ इट्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्रैगमेंटेड नेटवर्क। तो सबसे पहले गलती क्या होगी सर, सर एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्रैगमेंटेड नेटवर्क है, फर्स्ट मिस्टेक। ठीक है, तो अपन यहाँ मिस्टेक्स कोट करते हैं। मिस्टेक्स है इसलिए मैं रेड पेन से कोट कर रहा हूँ। मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स है, ए फ्रैगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ऑफ कोर्स ये आपको एग्जाम में ये रफ में नहीं लिखना है, वो मेन में लिखना है।
कि द क्रिटिकल इश्यूज फेस्ड बाय आरएस टूल्स आर ए फ्रैगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्या इशू फेस कर रहे हो? द टॉप मैनेजमेंट डिसाइडेड रिसेंटली टू एंटर इनटू अ स्मॉल इरिगेशन कंपोनेंट सेगमेंट विद द ब्रांड नेम सीरी। एक नया कोई सेगमेंट है, नया कोई कंपोनेंट बना रहे अपन सीरी, ठीक है। द डिमांड फॉर विच इज एक्सट्रीमली सीजनल, तो सीजनल डिमांड प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन। तो ये जनरल पॉइंट है। अपन क्या कर रहे हैं बेटा? सर एक सीजनल डिमांड प्रोडक्ट बना रहे। क्या बना रहे बेटा? सीजनल डिमांड प्रोडक्ट बना रहे, जिसकी डिमांड कब से कब तक है? अप्रैल टू जुलाई एवरी ईयर। अप्रैल टू जुलाई एवरी ईयर। कितने महीने? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने की रिक्वायरमेंट है। द कंपनी करेंटली इज रिप्लेनिशिंग डीलर्स इन्वेंट्री एवरी मंथ। हर महीने डीलर की इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर रही है, ठीक है। यूजिंग डायरेक्ट शिपमेंट, कोई डायरेक्ट शिपमेंट मेथड यूज कर रही है फ्रॉम इट सेंट्रल वेयरहाउस विच इज नॉट इन ऑर्डर ड्रिवन एंड नॉट इन सिंक विद इंडस्ट्री एवरेज। अरे सर ये तो दूसरी गलती पता चल गई। क्या सर? जो अपन इन्वेंट्रीज रिप्लेनिश कर रहे हैं डीलर्स की एवरी मंथ, ठीक है, अब यूजिंग डायरेक्ट मेथड फ्रॉम इट सेंट्रल वेयरहाउस, ये काम करनी है, ठीक है। अब दैट इज विच इज नॉट ऑर्डर ड्रिवन, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं, जब मर्जी तब। हर महीने तेरे को इतना प्रोडक्ट भेजना है तो भेजना है, ये क्या मतलब है? अगर समझ लो फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक डीलर है जो पंजाब में, पंजाब में लोहरी मनाई जाती है। अब लोहरी के टाइम पंजाब वाले को जरूरत होगी, शायद महाराष्ट्र वाले को नहीं होगी, तो मैं क्यों सबको हर महीने उतना ही प्रोडक्ट भेजू? अगर पंजाब वाले को जनवरी में ज्यादा है तो मैं उसको ज्यादा डिमांड पे गुड्स भेजू ना। तो ये एक गलती हो गई। विच इज नॉट ऑर्डर ड्रिवन, नॉट इन सिंक विद इंडस्ट्री एवरेज। वेरी गुड। तो कौन सी गलती हुई? नेक्स्ट गलती, बी पॉइंट, रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑर्डर्स, या ऑफ ऑर्डर्स किसका? डीलर्स का, ठीक है। डीलर्स का जो ऑर्डर है आर नॉट इन सिंक विथ, इन दो चीजों के साथ सिंक नहीं है सर। सर एक तो वो सिंक नहीं है इंडस्ट्री एवरेज के साथ, एंड नॉट ऑर्डर ड्रिवन, एंड ऑर्डर ड्रिवन नहीं है बेटा वो। अब एक और चीज जो मेरे को केस स्टडी में बतानी है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, बड़े वर्ड्स है, उनको प्लीज अंडरलाइन करना। जैसे इस केस में है नॉट इन सिंक, और दूसरा नॉट ऑर्डर ड्रिवन। नॉट इन सिंक एंड नॉट ऑर्डर ड्रिवन, ताकि चेकर को सीधा समझे कि अच्छा ये मिस्टेक्स है। देख देख, एक तो उसने बोला फ्रैगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, वेरी गुड। दूसरा नॉट इन सिंक है, उसने सीधा बता दिया। तीसरा नॉट इन ऑर्डर ड्रिवन। देखो समझो, जब आप पेपर लिखते हो ना, आप एक चेकर के जगह जाके सोचो, यार चेकर सीए होते हैं, मुझे बताओ ऑडिट ये वो सारे काम उनके सिर पे रहते हैं। अगर उनको, और इंस्टीट्यूट काफी पेपर्स देता है चेक करने को, अगर वो डेली अपने 3 घंटे भी डाल रहा है, तो भी अगर वो डेली के 10 पेपर भी चेक कर रहा है ना बेटा, आपको क्या लगेगा कितना टाइम मिलता है उसको? आप लोग के पेपर्स जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मे वालों की बात करता हूँ, अगर आपकी मे एग्जाम 16 मई तक कवर होती है, 16 ऑफ मई तक आपके बोथ ग्रुप्स कवर होते हैं। उसके बाद ये सारे पेपर्स एक सेंट्रलाइज लोकेशन में दिल्ली जाते हैं, कोई भी एक सेंट्रलाइज लोकेशन जाते हैं अनडिस्क्लोज, वहां से फिर ये अलग अलग चेकर्स के पास जाते हैं। अब आप समझो, 14 दिन तो उसको दिल्ली पहुंचने को लगते हैं, पहुंच गए जून, यस। उसके बाद वो अलग अलग जगह जाने को 10-12 दिन, पहुंच गए आप मिड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ जून पे। अब मिड ऑफ जून से पेपर उनको चेक करके देने 15 दिन में, क्योंकि जुलाई 1 या 2 या 3 या 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो उनके पास गिन के 10 से 15 दिन है। एक चेकर को अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 पेपर भी दोगे, उसको 15 दिन में 100 पेपर चेक करने हैं, ठीक है। उसको 15 दिन में 100 पेपर चेक करने, दिन के ऑन एन एवरेज 7 पेपर्स चेक करने हैं। हाँ सर, वो 3 घंटे भी अपने दे रहा है यार, तो भी 3 घंटे में 7 पेपर। अगर वो 3 घंटे में 7 पेपर पॉसिबल कैसे? 180 मिनट्स में 7 पेपर्स। अगर वो 30 मिनट्स भी पर पेपर देता है, तो भी उसको 3 से ज्यादा टाइम देना है, 3.5 घंटे देना है। चलो पकड़ लिया उसने 3 घंटे दिया आपके पेपर, 30 मिनट। 30 मिनट में उसको पूरा पेपर चेक करना है, जिसको लिखने को आपको 3 घंटे लगे और शायद उसमें भी पूरा कवर नहीं हुआ। तो आप समझो, आपको उसको बोलना है कि देख भाई मेरे को ये पॉइंट आता है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। चेकर को बताना कि मेरे को आता है, तू डिटेल मत पढ़, ठीक है, तू डिटेल मत पढ़, मेरे को आता है, ग्रामर पे मत ध्यान दे, मेरे को कीवर्ड्स आते हैं। तो आपने हाईलाइट कर दी नॉट इन सिंक एंड नॉट इंडस्ट्री एवरेज। फिर अगला पार्ट पढ़ते हैं।
This kind of dispatching order is proving too costly and too slow. समझो, proving too costly and too slow and not in consonance with demand pattern. वेरी गुड. तो क्या हो गया अपना तीसरा पॉइंट? सर ये जो डिलीवरी पैटर्न है, तो यहाँ लिख दो डिलीवरी पैटर्न इज टू स्लो, हाईलाइट, अंडरलाइन, एंड टू कॉस्टली. टू स्लो एंड टू कॉस्टली. और इसका एक और पॉइंट बनाना, फोर्थ पॉइंट. क्या पॉइंट है? एंड नॉट इन कंसर्स विद डिमांड पैटर्न. नॉट इन consonance, not in consonance with demand pattern. डिमांड पैटर्न के साथ नहीं कर रहा. नेक्स्ट, the top management of RS Tools has started getting doubts about company's ability to supply its 300 plus dealers, ठीक है, to meet the consistent market demand along with the seasonal demand of its new brand product. मेरे को और एक चीज लग रही है, unable to, क्या unable to? Unable to meet seasonal demand of new product. क्या बेटा? अनेबल टू मीट सीजनल डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट. जो अपना नया प्रोडक्ट है, क्या है बेटा अपना नया प्रोडक्ट? सीरी. ठीक है, ये लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, अनेबल टू मीट सीजनल डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट. देन they recognize that its state of affairs cannot be allowed to continue in the long run and decided to adopt a long term program of strategic optimization. अपन ने क्या किया? अब सोचा भाई इतनी प्रॉब्लम्स है, ये 4 प्रॉब्लम्स तो अपन ने डिसाइड कर ली. ये 4-5 प्रॉब्लम्स भाई बहुत अपने को ना बहुत फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. सो लेट अस चेंज दिस. अब ये बहुत हो गया, अब इसको बदलना है. ठीक है, अब अपन देखते हैं. इसके बाद ये बोला हुआ था, कंपनी हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव टू अचीव अ टारगेटेड 15% रिडक्शन इन सप्लाई चेन और कॉस्ट विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. अगले 3 साल के अंदर 15% कॉस्ट रिड्यूस करना. एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट ग्रुप टू ओवरसी दिस टास्क. ये टास्क करने के लिए एक बंदे को बनाया गया जिसका नाम था मिस्टर कार्तिक. क्या था? मिस्टर कार्तिक, जिसको मैनेजमेंट ने बोर्ड मीटिंग के थ्रू अप्रूव करके अपॉइंट कर दिया गया. तो इसके बाद अब ये आगे के जो पॉइंट्स है, ये क्या है? कार्तिक के पॉइंट्स है शायद. हाँ, ये कार्तिक वाले पॉइंट्स है. तो अपने को जो करेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम है वो समझी. अब अपन चेक करते इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा. ध्यान देना. देखो, ड्यू टू डिसेंट्रलाइज एंड फ्रेगमेंटेड नेटवर्क. फ्रेगमेंटेड एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, अपन ने भी वो पॉइंट लिखा, इंस्टीट्यूट ने भी उसको हाईलाइट किया. मतलब ये वर्ड्स तो तुमको लिखने ही. देन फॉलोइंग क्रिटिकल इश्यूज, वो तो ऑफकोर्स है, अपन हमेशा ही लिखते बचपन से. जैसे अपने को पूछी मिनियो, जैसे अपने को पूछी हु आर योर फ्रेंड्स, जैसे माय फ्रेंड्स आर. ऑफकोर्स क्वेश्चन का आंसर इतना तो लिखते ही हो, बेसिक है. सबसे पहले कॉस्टली एंड स्लो सप्लाई. ऑर्डर मत ध्यान दो, पॉइंट्स ध्यान दो. सप्लाई नॉट इन कंसर्न्स विद डिमांड पैटर्न. नॉट इन कंसर्न्स विद डिमांड पैटर्न. नॉट इन कंसर्न्स विद डिमांड पैटर्न. नेक्स्ट, कॉस्टली एंड स्लो सप्लाई. टू स्लो एंड टू कॉस्टली. ठीक है. देन वाइड डीलरशिप एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, ये अपन ने पॉइंट लिखा नहीं कि 300 प्लस डीलर का, ये एक ठीक है. बट रेगुलर आर्किलाइजर प्रोसेस, कंसिस्टेंट मार्केट डिमांड वाइल न्यू ब्रांडेड सीजनल डिमांड, अनेबल टू मीट सीजनल डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट. पॉइंट्स आ गए. अपन ने इसके अलावा और लिखा है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑर्डर्स नॉट इन इंडस्ट्री एवरेज, डिलीवरी पैटर्न टू स्लो एंड टू कॉस्टली लिख दिया, फ्रेगमेंटेड डिसेंट्रलाइज. 3 में से बेटा आपने कितने पॉइंट्स लिख लिए? ये एक लिखा. ध्यान देना, कुछ किया क्या? कुछ टाइम लगा क्या? अब ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए एग्जाम में आपको यही 10 से 10 मिनट में आराम से हो जाएगा, 10 या 5 मिनट में. डिसेंट्रलाइज एंड फ्रेगमेंटेड नेटवर्क है, फॉलोइंग क्रिटिकल इश्यूज है, कॉस्टली एंड टू स्लो सप्लाई है, सप्लाई नॉट इन कंसर्न्स विद डिमांड पैटर्न, वाइड डीलरशिप रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीजनल डिमांड कंसिस्टेंट. अगर आप हर एक का 0.55 मार्क्स भी पकड़ रहे हो, ठीक है, तो ये 2 मार्क होते और इस पार्ट का 1 मार्क, तो भी आपके बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन है. वैसे ये आपने लिखा है, 3 पॉइंट आपने लिखे हैं, तो आपको 2.5 तो मिल गए 3 में से. अब एग्जैक्ट ठीक है यार, थ्योरी पेपर है तो आपको थोड़ा तो मानना है कि फुल तो नहीं मिलेगा, 1.5 इधर उधर. बट ये जो आपका, आपको समझ रहे 3 में से 2.5 कैसे लिए. अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं. ये एक पेपर है मेरे पास, ठीक है, ये Jan 21 का है, क्वेश्चन नंबर 1. पढ़ो, द इश्यूज फेस्ड बाय RS टूल्स. ये तो लिखोगे, दे आर नॉट फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विच मेक्स द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स. अब इन्वेंट्री ब्लॉकेज देखिए,
monthly replenishing the inventory to dealers warehouse without studying the demand led to ideal inventory. लिखा उसने वही है, अननेसेसरी कॉस्टिंग बढ़ रहा, मंथली डिमांड स्टडी नहीं कर रहे। इसका इंस्टीट्यूट ने उसको 1 मार्क दे दिया कि तूने ये पॉइंट सही लिखा। नेक्स्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस इज नॉट एडॉप्टेड विच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये पॉइंट रेलिवेंट नहीं था, 1 पॉइंट सही लिखा, इंस्टीट्यूट ने 1 मार्क दे दिया। क्या दिया? 1 मार्क दिया। अब एक यही होता है, अगर आपको हर क्वेश्चन में कम कम मार्क्स मिले तो यही 1 मार्क का प्रॉब्लम है। इसको 41 मिले मेरे हिसाब से, देखो, हाँ 41 ऑब्टेन किए इसने। अगर ये पॉइंट सही लिखते तो शायद 43 44 होता, 45 होता, मार्क्स बढ़ते। ये पहला पार्ट, ठीक है, कि केस स्टडी लिखना कैसे। मैंने जानबूझ के सिर्फ फर्स्ट पार्ट बताया अभी, अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड पार्ट पे कैसे जा। चलिए ये हो गया, अब अपन पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। इन द लाइट ऑफ इनिशियल रिमार्क्स मेड बाय मिस्टर कार्तिक at the time of he being designated to head of expert group, explain the supply chain management and analyze the validity of views expressed. जब भी बेटा आपको बोला है ना एक्सप्लेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनीथिंग, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखना, बिफोर दिमाग लगाए उसकी डेफिनेशन लिखना। डेफिनेशन क्या होती है सर? सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जो स्टार्ट कहाँ से होती है सर? आपने पढ़ा है रॉ मटेरियल से सप्लायर खरीदता है। फार्मर वाला फोटो याद है? ये देखिए, ये फोटो याद है? फार्मर से कौन खरीदता है सर? सप्लायर किसको देता है? मैन्युफैक्चरर उस पर ऑपरेशंस करते हैं, मैन्युफैक्चरर उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। किधर डिस्ट्रीब्यूट कराता है मैन्युफैक्चरर? सर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट कराता है अपने शोरूम्स में या रिटेल सेक्टर्स में, और रिटेल सेक्टर से कस्टमर में जाता है। ये सारी प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन को तो बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? Supply chain managements are streamline and integration of essential business processes, which कहाँ से स्टार्ट होती है? From buying raw material to eventually serving finished goods to the customer. ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको इंस्टीट्यूट का बताता हूँ, पढ़िए। ये सप्लाई चेन कंपासेस, देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द कंटिन्यूड मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्लूड्स ऑल प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। समझा? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप में से कुछ बोलोगे सर थोड़े तो पॉइंट्स अलग है। बेटा ये एक लाइन पर, कंसेप्चुअली करेक्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय। रट्टा मार के नहीं लिखना है प्लीज। अगर रट्टा मार के लिखोगे ना तो आईसीआई भाई एक्सपेक्ट भी नहीं करता इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी तुम लर्न करके लिखो, और पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। कॉन्सेप्ट समझो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझो। नई केस स्टडी थी, कॉन्सेप्ट पता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिख दी। चलिए ध्यान दो, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो, द प्रोसेस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझा? सेम चीज लिखी है, हम लोग साथ ही में पढ़ते थे, सेम चीज लिखी है। 1 मार्क दे दिया ऐसे, 1 मार्क डेफिनेशन का दे चुका, आगे की प्रोसेस अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 1 मार्क डेफिनेशन का दे चुका है, ठीक है। 1 मार्क डेफिनेशन का भी दे चुका है, ये तो ठीक है। द प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, आप वो सारी प्रोसेस एक के नीचे एक लिखने ही वाले हो। यहाँ आपको 1 मार्क आईसीआई दे दिया, तो ऐसा नहीं है बेटा आईसीआई मार्क्स काटता। सबसे पहले ये चीज, ये जो भी मिसकंसेप्शन चल रहा है, नहीं काटता आईसीआई। आईसीआई को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आईसीआई आपको मार्क्स देगा, आप उसको दो तो यार, लिख के तो दो। नहीं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अब अगर ये बोलते कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी मेरे को मार्क्स दो, कैसे देंगे? आपने सिर्फ एक ही पॉइंट सही लिखा है ना, बाकी वैल्यू चेन एनालिसिस कहाँ आया अभी तक? जो चीज क्वेश्चन में केस स्टडी पे फैक्ट्स है वो दो ना। आप आप भले ये अपने आप में सही पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ रेलिवेंट है क्या? यार रेलिवेंट नहीं है ना, या नहीं है रेलिवेंट, खत्म। वो अपने आप में भले ही सही पॉइंट होगा, अभी रेलिवेंट नहीं है, खत्म। अब चलिए, अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? वो कार्तिक ने जो पॉइंट्स बताया ना उसके बारे में बताओ। अब कार्तिक के पॉइंट्स कहाँ लिखे, पढ़ो। मिस्टर कार्तिक का नाम कहाँ है सर? मिस्टर कार्तिक इधर आया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करते, यहां तक की स्टोरी पता है आपको। नेक्स्ट, उसको यूनानिमसली अपॉइंट करते बोर्ड मीटिंग में। मिस्टर कार्तिक को यूनानिमसली अपॉइंट कर दिया बोर्ड मीटिंग में कि भाई मिस्टर कार्तिक अब तू ही संभालेगा, तेरे को एक एक्सपर्ट है, तू सब देखेगा, ताकि तू हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रिवैम्प कर। और भाई हमें ये खर्चे कम चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, हमारा टारगेट है 15% कम करना अगले 3 साल में। मैनेजमेंट स्क्वायरली कन्विंस्ड है विद 3 ऑफ हिज बोल्ड एंड फ्रैंक रिमार्क्स। कार्तिक ने आते से बोला भाई ये 3 गलतियां है तुम्हारी, पहले ये 3 गलतियां सुधारो, फिर आगे का काम हो। क्या बोला?
Most companies begin with best intention to achieve successful and sustainable supply chain cost management, but somehow lose momentum only to see cost increase in short term due to implementation cost of SC. क्या बोल रहा था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है पता है? बेटा आपको इन सबका इंटीग्रेशन करना है, आपको समझ रहा है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का लगेगा, किस लेवल का कंप्यूटर सिस्टम लगेगा, लेबर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, अपने जो डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन, सबका इंटीग्रेशन चाहिए। ईवे बिल बनाओ, आईडीटी में पढ़ा होगा, ईवे बिल बनाओ, जीएसटी के डिटेल्स निकालो, मैन्युफैक्चरिंग का, लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकाउंटिंग, इन सबका इंटीग्रेशन। ओ भाई इजी नहीं है, बोलने में बहुत इजी है, क्या है, दो वर्ड की डेफिनेशन है 2 सेंटेंस की। एक्चुअल में कितना कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए आपको एक अच्छा सिस्टम चाहिए। आज आप इनिशियली कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम लोगे, टैली की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम, सैप लोगे, आइडिया लोगे, कोई भी बड़ा सा सिस्टम आप लोगे ना, इट विल कॉस्ट यू करोड़ ऑफ रुपीज फ्रैंकली। तो इनिशियली क्या होता है, जब आप इनिशियली 1 करोड़ रुपए डाल दिए, अब कॉस्टिंग में अकाउंट जैसे मत सोचना कि सर इसका तो मुझे लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा, कॉस्टिंग में ऐसा नहीं सोचते। कॉस्टिंग में बिजनेसमैन जैसा सोचते, भाई मेरा आज तो 1 करोड़ अटके ना, भले ही मेरे को उसका बेनिफिट 10 साल तक मिल रहा है, मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे आज तो 1 करोड़ रुपए अटक गए। कॉस्टिंग में ऐसा सोचना है। अकाउंट, जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हो अकाउंट्स भूल जाना, खत्म, अकाउंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिजनेसमैन की तरह सोचो, अकाउंटेंट की तरह नहीं। बिजनेसमैन क्या सोचता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप, मैं और अपना एक और फ्रेंड, पहले आप और मैं खाने गए किधर, ठीक है, अपन खाने गए, तो आप और मैं खाने गए और अपन ने मस्त खाया हुआ है, बिल आया 700 रुपए का, नहीं फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आप और मैं कहीं होटल में गए और अपन ने कुछ खाना ऑर्डर किया, ठीक है, अपन ने समझ लो एक पिज्जा ऑर्डर किया और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक वो बॉटल में ऑर्डर करी, एक्चुअल बॉटल, ग्लास में नहीं, बॉटल ऑर्डर करके दोनों लोग शेयर कर लेंगे। और दो, अपन ने पिज्जा ऑर्डर किया प्लस एक कोई स्टार्टर ले लो, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया, अपना बिल आएगा टोटल 700 रुपए। अभी कितने देने हैं बेटा आपको, मेरे को 350 देने थे, हाँ सर आपको मेरे को 350 देने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अपना एक और दोस्त चल के आता है, समझ लो कोई भी एक फ्रेंड है राहुल, अब अपना एक दोस्त राहुल चल के आता है, राहुल बोलता है यार अभी अपना गार्लिक ब्रेड, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक थोड़े थोड़े बचे हुए, अब अपन दोनों इतना नहीं खा पाए, तो क्या हुआ, ये अपना राहुल फ्रेंड आता है, राहुल बोलता है तुम लोग कैसे हो, होटल में मिलता है, अपने बोलता है मैं भी खाता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो ज्वाइन कर ले अपने साथ। अब उसने भी खा लिया, अब अब टोटल बिल 700 है, ठीक है, अब अपन 700 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो अराउंड कितना बिल आना चाहिए सर, दोनों को 234, 233 रुपीज देने चाहिए, हाँ सर देने चाहिए तीनों को, ठीक है, हाँ सर ये नॉर्मली देना चाहिए, ऐसा अकाउंटेंट सोचेगा। अब राहुल क्या बोलता है, यार मैं पैसे नहीं लाया हूँ, मेरे पास 150 ही रुपए, कितने मेरे पास 150 ही रुपए, या 100 ही रुपए, मेरे पास 100 ही रुपए, राहुल बोला यार मेरा वॉलेट गम गया, मेरे पास 100 ही रुपए। अब ये मैं हूं, ये आप हो, और ये राहुल है, ठीक है। अब आप क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं राहुल तू घर जा और पैसे लेके, मैं बोल रहा अरे छोड़ ना, वो घर जाएगा पैसे लाएगा, उससे अच्छा एक काम कर, अगर वो नहीं भी खाता अपने साथ, ठीक है, तो भी अपना क्या होता, अगर वो नहीं खाता तो खाना तो उतना ही बचना था, मेरे को और तेरे को फालतू में 350 रुपए लगने वाले थे, हाँ सर आपको मेरे को 350 लगने वाले थे, लेकिन अब क्योंकि राहुल आ गया है तो वो अगर 100 रुपए भी देगा तो अब अपने को कितने लगेंगे, अब लगेंगे सर मेरे को लगेंगे 200 रुपए, हाँ सॉरी मेरे को लगेंगे 300 रुपए, आपको लगेंगे 300 रुपए, और राहुल का लगेगा 100 रुपए। यार राहुल के 100 रुपए आने से मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन तो 50-50 से कम हो गया ना, अपन को तो कॉन्ट्री ऑफ 50 रुपीज कम करनी है, ये सोचता है बिजनेसमैन। अकाउंटेंट क्या बोलता है, नहीं नहीं भाई तेरे को तो 233 रुपीज ला था, बिजनेसमैन क्या बोलता है, भाई आ रहे ना 100 रुपए, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा ना, अपन ने 50 रुपए बचा लिए, ऐसा नहीं कि भाई अरे यार अपन ने 80 रुपए ज्यादा दिए, बेटा अपन ने 50 रुपए कम दिए, थिंक एज अ बिजनेसमैन, यही मैं बोल रहा हूँ। कॉस्टिंग में ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि भाई अरे तेल लेने जाए भाई 3-4-5 साल बाद पैसे मिल रहे, मेरे आज तो पैसे अटक गए, तो ये एक प्रॉब्लम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट, if you tell me your company hasn't been able to sustain any progress in supply chain cost reduction short run, I wouldn't be surprised at all. लॉजिकल है भाई, शॉर्ट रन में कैसे होगा, छोटे शॉर्ट रन में देखो, शॉर्ट रन में जिसको सक्सेस मिल जाए वो सक्सेस मिले, सेम पॉइंट इधर आता, शॉर्ट रन में आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, आपको लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट कर, एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि इन सब का इंटीग्रेशन चाहिए। नेक्स्ट, नो प्रोड्यूसर हैज एबिलिटी टू गिव द कस्टमर व्हाट दे वांट व्हेन दे वांट एंड एट द प्राइस दे वांट अनलेस वैल्यू चेन्स हैव बीन एनकरेज्ड। वैल्यू चेन एनालिसिस में अपन ने पढ़ा था, वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर। पूरे चैप्टर में मैंने बोला था कस्टमर पे ध्यान देना, चैप्टर नंबर 1 पे बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कस्टमर डिमांड को फोकस करना। ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का यही डिफरेंस था भाई, वो कस्टमर डिमांड को फॉलो नहीं करता था। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कस्टमर डिमांड को फॉलो करता है। कस्टमर डिमांड पे ध्यान दो, कस्टमर का डिमांड का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है वो पार्ट, कस्टमर डिमांड्स। अब राहुल ने जो तीनों पॉइंट बोले ये काफी हद तक सही है, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, दी पॉइंट्स गिवन बाय मिस्टर कार्तिक आर राइट, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हाई इनिशियल कॉस्ट लगता है, ठीक है, बिकॉज एक सिस्टम चाहिए, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा, शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल ही नहीं है, आपका इनिशियली कॉस्ट इतना लगा है कि शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिलना मुश्किल है। और प्लस इतने लोगों को साथ में लाना है, अपने घर में गिन के 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन अपन, 4 से 5 लोग होते हैं, फिर भी अपनी मम्मी थक जाती है 4-5 लोगों को संभालने में, या इनको तो हजारों को संभालना है, सोचो क्या प्रॉब्लम होती होगी। तो शॉर्ट रन में तो पॉसिबल नहीं है, एक लॉन्ग रन में फिर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट, जब तक आप वैल्यू चेन एनालिसिस करोगे नहीं, तुमको ठीक से तुम कस्टमर के, तुम समझ ही नहीं रहे हो कस्टमर को चाहिए क्या। वैल्यू चेन मतलब तुम जो अनवैल्यू वाली सर्विसेज है उनको हटा ही नहीं रहे हो, तुम कस्टमर की डिमांड ही नहीं समझ रहे हो, तुमको जो करना है तुम वही कर रहे हो, तो कैसे होगा, कैसे होगा। अपने सीए एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता ना, जब तक तुम ये नहीं समझ रहे हो कि भाई क्यों अटेम्प्ट लग रहे, तो तुम वही चीज करोगे तो भाई वापस वो अटेम्प्ट लगेगा ना। एक बार 2 दिन वैल्यू चेन कर लो कि भाई इसलिए लगा, मेरी ये मिस्टेक हुई, शायद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दी, अगली बार मॉक टेस्ट पे फोकस करो, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करो, चुपचाप क्लियर हो जाओगे। सिंपल वैल्यू चेन एनालिसिस लाइफ में ऐसे लगा। अब अपन ध्यान देते इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर लिखे, ठीक है, पढ़िए यहाँ पर देखिए, द व्यूज मिस्टर कार्तिक आर वैलिड लार्जली, तुम एबीसी पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, देखो इंस्टीट्यूट ने एबीसी पॉइंट्स में भी समझाया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोलता है वो उसके आगे, सस्टेनेबल सप्लाई चेन कॉस्ट मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस एफर्ट रादर देन वन टाइम इनिशिएटिव वेयर व्हेन कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके अलावा आप वैल्यू चेन एनालिसिस कर सकते, वैल्यू चेन एनालिसिस से क्या याद आएगा, वैल्यू चेन है कि क्या याद आना चाहिए सर, आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू एससीएम में, वैल्यू चेन मतलब वो तेरी वो मेरी, वो कौन करता है, पोर्टर करता है, पोर्टर के 5 फोर्सेस, पोर्टर के 5 फोर्सेस, या दूसरा पोर्टर का एक और काम आता है सर, हाँ पोर्टर का आपने कुछ तो याद दिला था, क्या बोला था, हाँ याद आ गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज, तुम वो भी लिख सकते हो, प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन के अंदर ये है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, दोनों लिख सकते हो। वैल्यू चेन एनालिसिस से मैं सिर्फ क्लिक करवा रहा हूँ, चैप्टर वैल्यू चेन एनालिसिस कौन से चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में, उससे ये पॉइंट्स याद आने चाहिए बेटा, ये पॉइंट्स याद आने चाहिए। इंस्टीट्यूट देगा मार्क्स लेकिन ये पॉइंट्स याद आने चाहिए, इसीलिए मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद ये केस स्टडी करवाया हूँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लग रहे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वैल्यू चेन एनालिसिस पोर्टर के 5 फोर्सेस या पोर्टर की ये प्राइमरी एक्टिविटीज यहाँ पढ़ी, समझा। फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीजें सेकंड में पढ़ी, कुछ चीजें फर्स्ट में पढ़ी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, पहली बार प्लीज सिर्फ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व करना जो स्टडी मैट में, कोई पास्ट ईयर्स आरटीपी एमटीपी मत करना, उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब अगर तुम में से कोई ये पहले करा होता फर्स्ट चैप्टर के बाद तो उसको समझा ही नहीं होता भाई सप्लाई चेन कहाँ से आया, या सेकंड के बाद करा होता, अब ये पोर्टर के 5 फोर्सेस ये कौन से फोर्सेस है याद ही नहीं आए होते, या ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है यही नहीं क्लिक हुआ होता, इसीलिए एक्सक्यूज मी, फर्स्ट टाइम सिर्फ स्टडी मैट करो, ठीक है, फर्स्ट टाइम सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चंस करो। सेकेंड टाइम में जब तुम्हारा एक बार कोर्स पूरा पता है तुम्हें क्या क्या सब्जेक्ट में, तब तुम क्वेश्चंस कर सकते हो आरटीपी एमटीपी केस स्टडी डाइजेस्ट के, तब तक नहीं। देन इन्वेस्टमेंट मैंने बोला, इम्प्लीमेंटेशन और सप्लाई चेन एक इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं आज या कल में बेनिफिट होगा, ठीक है। एससीएम में डिमांड रिलेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट इन इंस्टॉलिंग क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल दे देना बेटा इसका, आइडिया हो गया, सैप हो गया, सर ये आइडिया सैप हमें कैसे समझेगा, बेटा ये तो आपको आर्टिकलशिप से समझेगा, सैप तो सबको पता है, बैंक ऑडिट आप सबने किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंड में प्रॉम्प्ट सर्टेन हिडन कॉस्ट, ठीक है, बस ये ठीक है, आगे का ठीक है, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए। द टर्म सप्लाई चेन एंटायर नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, मैंने बोला मल्टीफेसेड एक्सरसाइज है और वन टाइम रिजल्ट नहीं होता है
भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन का साथ चाहिए ना, एक आदमी को थोड़ी लाना है, इतने लोगों को लाना है। इट विल टेक टाइम, शॉर्ट टाइम में नहीं चलने वाला वो। देखिए ये पॉइंट इंस्टीट्यूट ने लिखा। अरे सर ये मेन तो इंस्टीट्यूट ने अलग बोला बेटा, यार लिखा हुआ है ना अल्टरनेटिवली। दोनों एनालिसिस सही है, मैं यही बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एनालिसिस जम जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एनालिसिस कभी नहीं जमने वाला। प्लीज डोंट गो फॉर क्वेश्चंस इन एससीएमपी। एससीएमपी और आपका ग्रुप 1 में लॉ और आईडीटी, ये तीन तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिस, और एफआर, ये चार ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें तुम क्वेश्चंस के भरोसे मत जाओ। हाँ एसएफएम में एक बार के लिए जा भी सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ऑडिट में भी तुम जा सकते हो, बट ये 3 से 4 सब्जेक्ट में मत जाना, इंस्टीट्यूट लगवा देगा। लॉ हो गया, ये हो गया एससीएमपी, ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट गो फॉर क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझो यार। और कोई कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कीवर्ड से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कीवर्ड है, कॉस्ट एंड फ्लो सप्लाई स्टडी मैट में दिया हुआ है, कोई स्टडी में दिया हुआ है, केस स्टडी से वर्ड उठाओ ना, रटने की थोड़ी जरूरत है। कॉन्सेप्चुअल पढ़े ना अपन ने, कोई भी चीज रटी क्या अभी तक? रटो मत, कॉन्सेप्ट पढ़ो। हाँ अब वैल्यू चेन से याद तो आना चाहिए कि भाई वो प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती। सर यार सेकेंडरी तो लिखी ही नहीं है। अरे आपने लिख दिया तो क्या इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देगा कि भाई नहीं इसने ज्यादा का लिखा, इसके काटो, जो सही लिखा है वो तो ठीक है, जो ज्यादा का लिखा है उसके माइनस दो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, भले ही 2 पेज ज्यादा जाए, इंस्टीट्यूट ऐसा गुस्सा नहीं निकालता है। ठीक है, अब तीसरा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब ये देखते हैं एक सेकंड इन्होंने क्या लिखा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट साइंटिफिक टेक्निक है which requires huge investment in short run to establish but is benefited in the long run, यहाँ ब्रैकेट था लॉन्ग रन आएगा। इंस्टीट्यूट को ये पॉइंट सही लगा। नेक्स्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस which require time, the benefit and cost reduction will be achieved but after a certain time in future। फ्यूचर पे इंस्टीट्यूट ने 1.5 मार्क दिया है बेटा, 1.5 मार्क दिया, इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा फालतू के मार्क्स। वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर, वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर, देखा इसने माइकल पोर्टर का नाम दिया। Describes the method to identify value adding activities and reduce or eliminate the non value added activities। हाँ ठीक है, इसने इसका 2 पॉइंट्स नहीं लिखे कि वो आएंगे कैसे, लेकिन इसने 3 पॉइंट सही लिखे। इसको देखो इंस्टीट्यूट ने 1.5 मार्क दे दिया है। ऑफ कोर्स ये था आधा मार्क का, ये शायद 5 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का था, क्योंकि इसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन सही लिखी और 1 पॉइंट सही लिखा, इसलिए इसको 1.5 मिला। अगर तुम 3-4 में से 2 भी पॉइंट सही लिख दो तो भी तुम्हें इसमें भी 2.5 से 3 मिल जाएंगे, इसमें भी 2.5 था। समझ रहे हो? तो आपको मोटा मोटा अराउंड 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे ये 7 में से। और क्या चाहिए यार, कैसे नहीं लाओगे 80%? कैसे नहीं लाना 80%? अरे 80 छोड़ो, एग्जामेशन तो ला लो, एग्जामेशन तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। हाउ टू सॉल्व केस स्टडी वाला ये चैप्टर है कि भाई कैसे पढ़ना, पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, और फिर ऐसे बड़े क्वेश्चंस उठाना। क्योंकि पहले ही दिन अगर तुम जाके जसप्रीत बुमराह को खेलना शुरू करोगे नहीं जमेगा। प्रैक्टिस करो फिर जाओ ना बुमराह को खेलने, प्रैक्टिस करो फिर जाओ बुमराह को खेलने। फर्स्ट डे अगर तुम सोच रहे हो मैं जसप्रीत बुमराह को खेलूंगा, नहीं होगा। ठीक है, और घर के टेनिस बॉल और मैच में लेदर बॉल में फर्क होता है, वो डिफरेंस आपको यहाँ पता है कि घर पे भाई सेम क्वेश्चन देखने में बात अलग है, खुद सॉल्व करते हो तो चीजें अलग होती है। नेक्स्ट भाई, मेजर बेनिफिट दैट आरएस टूल्स वुड लिमिटेड। ओ भाई, जो उसके प्रॉब्लम्स है उसी को अगर उल्टा भी कर दे तो भी चलता, लॉजिकली पेपर में ऐसा भी करे तो भी चलता। ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे ध्यान दो। ऑप्टिमम इन्वेंट्री कंसेंस विद डिमांड पैटर्न, पहले क्या बोला था भाई, डिमांड पैटर्न ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा। दूसरा, ईज एंड ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए यही अगर तुमने जो अपने पुराने डिफेक्ट्स के पॉइंट्स इसी को उल्टा कर दिया, आर इन सिंक एंड इंडस्ट्री एवरेज सही हो जाएगा। डिलीवरी पैटर्न विल नॉट बी स्लो एंड विल नॉट बी टू कॉस्टली, इट विल बी इन कंसाइज विद डिमांड पैटर्न, इसी को उल्टा कर दो। ठीक है, दूसरा अब अपन एक बार केस स्टडी भी पढ़ते, आगे क्या बोल रहा है। When the expert team headed by Mr. Karthik began investigation, कार्तिक भाव ने इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंड किया, उन्होंने 3 एरियाज फाइंड किए जो रिड्यूस करे सप्लाई चेन कॉस्ट। कैसे करेंगे बेटा? कंसोलिडेटिंग शिपमेंट एंड यूज ऑफ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, डिसेंट्रलाइज्ड as the existing decentralized environment of sourcing and inbound logistics are being managed by teams in different places with insufficient transparency। क्या बोला कार्तिक ने? यार आज डिसेंट्रलाइज और फ्रेगमेंटेड नेटवर्क है, साला लॉजिस्टिक वाला बंदा अपना बैठता पूना में है, जो अपना ट्रांसपोर्ट देखता है वो बंदा बनता चेन्नई में है। अरे कोऑर्डिनेशन में आधा टाइम चला जाता है। इससे अच्छा एक थर्ड पार्टी को बोलो, आउटसोर्स करो काम, कि भाई तेरा काम है अब ये देखना, मैं तेरे को पैसे दूंगा लेकिन मुझे क्वालिटी चाहिए। थर्ड पार्टी को बोल सकते हो। क्या है ये सर अपन ने कुछ तो पढ़ा था ऐसा, आउटसोर्स। क्या पढ़ा था बेटा? आउटसोर्स।
सेकंड चैप्टर का एंडिंग का पार्ट है आउटसोर्स। नहीं सर आपने तो बताया नहीं। अगर कोई बोला निखिल आपने बताया नहीं, बेटा देख लो निखिल ने बताया था, निखिल ने बताया था ये रहा आउटसोर्स, आउटसोर्सिंग एक्सप्लेन भी किया था आउटसोर्सिंग क्या होता। चलो ध्यान देते। लेवरेजिंग और मेंटेनिंग ऑप्टिमम इन्वेंटरी बाय ब्रिंगिंग द ऑर्डर साइकिल टाइम डाउन टू एन इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 15 डेज। अपन ऑर्डर साइकिल टाइम क्या कर रहे थे, महीने महीने में दे रहे थे। याद है आपको पहला पॉइंट पढ़ा था, देखिए इधर पढ़ा था, नॉट इन सिंक विद इंडस्ट्री एवरेज विच इज नॉट ऑर्डर ड्रिवन, क्योंकि इन्वेंट्री एवरी मंथ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, एवरी मंथ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एवरी मंथ दे रहे हैं। इंडस्ट्री एवरेज 15 डेज है आगे लिखा हुआ है, तो अपने को इंडस्ट्री एवरेज मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन एससीएम अप्लाई करते तो ये सारी चीजें हो जाएगी। द एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन हैज इवॉल्व्ड रादर देन ग्रोन बाय डिजाइन एंड हेंस हैड बिकम अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स। ग्रो नहीं हुई, इवॉल्व हुई है। नाउ अभी इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इसका मतलब है बेटा तुम लोग ग्रो नहीं हो, तुम लोग सिर्फ बड़े हो गए हो। मतलब सब बोलते हैं ना कि विद एज एक मैच्योरिटी आती है, वो आई तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुम सिर्फ बड़े हुए हो, तुम इवॉल्व हुए हो, ग्रो नहीं हुए हो। ग्रो मतलब बेटा तुम्हें एक समझ आएगी, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आएगी। आज आपको बोलना पड़ता है कि पढ़ो, नहीं सर आज हम खुद पढ़ते हैं। यही याद करो जब तुम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होगे, मम्मी लकड़ी छड़ी लेके भागती होगी तब जाके पढ़ते होगे। मुझे याद है मेरे पीछे तो भागती थी मम्मी, तो लकड़ी छड़ी ये सब लेके जब मम्मी भागती तब अपन पढ़ते थे। आज अपने को बोलना पड़ता है क्योंकि अपने में मैच्योरिटी आई है, भाई अपन पढ़ेंगे, अपन अपना करियर बनाएंगे, पेरेंट्स को प्राउड करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्राउड करेंगे। ये होती है मैच्योरिटी, जो इवॉल्व नहीं होते, आप ग्रो होते हो। ये लिखा हुआ है, मैं ऐसी थोड़ा भावना में बह गया था। चलो, and hence had become unnecessary complex and the enterprise as a whole is not taking the advantage of synergies and economies of scale. synergies और economies of scale क्या होता है सर? ऑफ कोर्स ये बात के चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। सिनर्जीज मतलब भाई एक आदमी कब तक चलेगा, थक जाएगा। एक व्यक्ति कब तक काम करेगा, थक जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जैसे आईपॉड का केस है। अब कवर कोई और बना रहा है, आईपॉड एप्पल बना रहा है। अब अगर सब काम ही बैठ के एप्पल करेगा तो एप्पल का बहुत सारे रिसोर्सेज जाएंगे। उससे अच्छा क्या है, भाई तू कवर बनाता है, मैं आईपॉड बनाता हूँ, अपने काम करते कॉम्बो करके बेच देते। तेरी एक्सपर्टीज है कवर बनाना, मेरी एक्सपर्टीज है आईपॉड बनाना, दोनों का कॉम्बो अच्छा बिकेगा। ये होता है सिनर्जीज। अब दोनों मिल गए हैं तो क्या हुआ, जब दोनों मिल गए हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर आईपॉड में भी लगता है, रबर कवर में भी लगता है। तो ये रबर कैसे बनेगा, ये जो रबर चाहिए ये दोनों थोक में खरीदेंगे। पहले एक एक टन खरीदते तब 4-4 टन खरीदेंगे, सप्लायर से बार्गेन हो सकती है। ये होती है सिनर्जीज। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब बहुत सिंपल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल पे कुछ ज्यादा बिक रहा तो भाई अभी इकोनॉमी बूम पे, तो उस चीज का फायदा उठाओ। दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मिस्टर कार्तिक देन अंडरटुक सप्लाई चेन नेटवर्क रीडिजाइनिंग प्रोग्राम। क्यों? ताकि रीऑर्गेनाइज कर पाए सप्लाई चेन को, रिड्यूस कर पाए कॉस्ट एंड लेआउट ग्राउंड वर्क कर पाए फ्यूचर कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स सिर्फ आज की नहीं ना, अपने को फ्यूचर की भी सोचनी है, लॉन्ग टर्म की भी सोचनी है। मिस्टर कार्तिक ने वही किया। He is determined to revitalize the supplier relationship management as well as the numbers of suppliers. Supplier relationship management as well as number of suppliers दोनों उसको vitalize करने, very large in number। क्योंकि एक चीज समझो, जितने ज्यादा सप्लायर्स होगे ना उतना आपके पास होगा। भाई तू नहीं कर रहा तो तू नहीं तो कोई और सही, तो कोई और नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, एंड लाइफ का पार्ट है ये। ठीक है, सिंपल है भाई लाइफ में। ये मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बता रहा हूँ, जेन्युइन सच यही है कि लाइफ में तुम नहीं तो कोई और सही, तो कोई और सही। कॉर्पोरेट जॉब में तो बहुत होता, तू रिजाइन कर रहा ठीक है ना, दूसरा रिप्लेसमेंट ढूंढ ले। कुछ किसी की लाइफ नहीं रुकती। दिस इज हाउ लाइफ इज एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। एंड नेक्स्ट, नाउ he has decided to suggest the use of e-procurement process as a part of upstream supply chain. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा था ना भाई, कैसे नहीं पढ़ा था बोलोगे? अगर निखिल ने नहीं पढ़ा तो भाई माफ नहीं करूंगा मैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, रिलेशनशिप विद सप्लायर इंप्रूव करते हैं, यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? अपन ई सोर्स ई परचेज ई पेमेंट पे ध्यान देते, ई सोर्स ई परचेज ई पेमेंट, 3 E's पे ध्यान देते। ठीक है, you are being an associate consultant in his office, have asked by Mr. Karthik to help him by preparing the briefing to be given to the board based on the above facts with a particular reference to the following. above facts के बेसिस पे प्रेफरेंस बनाने और ये सारे पॉइंट्स यूज करने। अपन ने 2 पॉइंट्स कर लिए। लिस्ट डाउन दी मेजर बेनिफिट। देखो मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे, बोला सप्लायर सबसे पहले डिमांड रिकवर होगी, वेरी गुड। उसके अलावा यहाँ अपन ने पढ़ा इन्वेंट्री ब्रिंगिंग ऑर्डर साइकिल 15 डेज में ला लेंगे, जो इंडस्ट्री साइकिल है, ये एक एडवांटेज है। एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन वाला काम का नहीं है।
कंसोलिडेटिंग शिपमेंट्स, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक यूज करेंगे, उसकी एक्सपर्टीज यूज करेंगे, सिनर्जीज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज करेंगे। यही पॉइंट लिखे हुए, देखो ध्यान दो इधर। क्या सर बताइए एक बार, ये देखिए, ये देखिए ऑप्टिमम इन्वेंट्री, यस, यूजिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, ईज एंड ट्रांसपेरेंसी वाला ठीक है, इवॉल्व रादर देन डिजाइन, वही सेम पॉइंट्स लिखा है इंस्टीट्यूट ने। बेसिकली अगर आप ये दो पॉइंट्स भी लिखते हो, और रिड्यूस सप्लाई चेन कॉस्ट, ठीक है, और ये फ्यूचर रेडी वाला एक पॉइंट है, ये एक ठीक है, फ्यूचर रेडी, ये अपन ने यहाँ पढ़ा था कि बेटा फ्यूचर रेडी रहना पड़ता। हाँ, ये ले ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर रेडी, ये एक पॉइंट होगा। अगर आप 4 पॉइंट भी लिख दो 5 में से, कितने मार्क्स का है बेटा? 4 मार्क का है, वापिस वो 2 2 3 सॉरी 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, इंस्टीट्यूट 2 2 2 3 दे देगा, 2.5 पकड़ के, 2 ही पकड़ के चलते। कितने हो गए बेटा? 7 मार्क हो गए 10 में से, 70% मार्क्स तो आ गए। एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिखे, अभी तो दिमाग भी नहीं लगा, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंट्स लिख के। नेक्स्ट, इवेल्युएट हाई सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प आरएस टूल। बेटा वापिस सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करोगे तो आप सप्लाई चेन का कॉस्ट कम करोगे, कॉस्ट टू सर्व कम करोगे, ग्राउंड फ्यूचर कैपेबिलिटीज के लिए करोगे। उसके अलावा सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और क्या हेल्प करेगा बेटा? सप्लायर टीमिंग में हेल्प करेगा, अपस्ट्रीम जो सर्विसेज है वो लेने में मदद करेगा। अपस्ट्रीम क्या होता है? यहाँ पढ़े हुए हैं, 3 to 2 जाता है। बेसिकली जब मैन्युफैक्चरर सप्लायर के पास जाता है, क्या करता है? मैन्युफैक्चरर सप्लायर के पास, जब अपन अपने से ऊपर वाले के पास जाते हैं उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, भाई मैं ऊपर जा रहा। डाउनस्ट्रीम मतलब जब नीचे वाले के पास जाते हैं, बेसिकली मैं मेरे कस्टमर के पास जाता हूँ। यहाँ अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम के पॉइंट्स आ गए, तीनों ई लिख दिया आपने। देखिए ध्यान दो, ये देखिए, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ हाउ रिलेशनशिप विद सप्लायर्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड, ठीक है। अब रिवैलिटाइजेशन हेल्प आरएस टूल इन, ध्यान देना इधर के पॉइंट्स, वही सब पॉइंट्स इन्होंने बड़े बड़े इसमें लिखे। डिलीवरी टाइम पे होगी, अपन ने बोला हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ सप्लायर्स तो रिड्यूस करना है या ज्यादा करना है वो डिसाइड करने में मदद करेगा। उन सब के अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा बेटा? जब अपन आईटी और, अब ये ई पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको डी वाला, ठीक है, डी वाला ये पॉइंट हो गया, इवैल्यूएट सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट आरएस में मदद करेगा। ओ भाई कितने सप्लायर्स चाहिए, फिर फ्यूचर में कैसा करना है, रीऑर्गेनाइजेशन, यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, describe e-procurement process and its process in the context of upstream supply and management and discuss its constituents। e-procurement के क्या है भाई? e-source, e-procurement, e-payment, वो 0 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और अपस्ट्रीम सप्लाई में क्यों जरूरी है यार? अगर मैं अपस्ट्रीम वाले बंदे से सब इलेक्ट्रॉनिक करूंगा तो मेरा सिस्टम इंटीग्रेशन होगा। हाँ सर, अब सिस्टम इंटीग्रेशन होगा तो मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मदद करेगा, मेरा इंटीग्रेशन फटाफट होगा। तीसरा, सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली रहेगी तो कल को मुझे ये भी लॉस नहीं है कि भाई ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण डेटा मिसप्लेस हुआ है, फोर्जरी बच जाएगी। वही पॉइंट्स इधर लिखे हुए, वही पॉइंट्स इधर लिखे हुए, ठीक है। ये देखिए, ई सोर्सिंग, ई परचेसिंग, ई पेमेंट, ई प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया हुआ है। ई सोर्सिंग मतलब टेंडर इशू करना, ई परचेसिंग मतलब उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करके परचेज करना, ई पेमेंट मतलब जैसे ही प्रोडक्ट आया पे कर दो, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ई एफ, ठीक है। एडवाइस वेदर आउटसोर्सिंग एज सजेस्टेड बाय मिस्टर कार्तिक वुड हेल्प आरएस टूल्स इन सेटिंग लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट। एडवाइस जो उसने बोला कि अपन आउटसोर्सिंग ले रहे। आउटसोर्सिंग क्या होता है? जैसे ही पूछा सबसे पहले बेटा आउटसोर्सिंग एक्सप्लेन कर देना। आउटसोर्सिंग क्या होता है? गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू थर्ड पार्टी। सेकंड, नॉट लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई में भी कर सकते हैं। थर्ड, इंटीग्रल पार्ट है री इंजीनियरिंग। दूसरा, अपन आउटसोर्सिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी को तो अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई? ये अपने को कॉस्ट सेविंग में मदद करने वाला है। कैसे? अब ये पॉइंट लिंक कैसे करना है? कैसे? क्योंकि भाई थर्ड पार्टी को दे रहे तो अपने ट्रक्स, पीपीई, इक्विपमेंट्स, मशीन्स अपन इसमें इन्वेस्टमेंट जो क्या हुआ है वो निकाल सकते हैं। इनको सेल करके जो पैसा है वो अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड, गिव्स बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफिंग मैन पावर। वेरी गुड बेटा, आपके जो ड्राइवर्स पहले ये काम कर रहे थे वो ड्राइवर को अब आपने कर दिया कि भाई एक काम कर, तू कोरियर में लग जा, या एक काम कर, कोरियर तेरे को ड्राइविंग आती है ना, तो तू एक काम कर, जो अपने फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि उसके शटल कार में लग जा। लोग बढ़ गए अपने पास, लोग बढ़ गए ना, सिक्योरिटी गार्ड बना लो किसी को, लोग बढ़ गए, मैन पावर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स में आपको लिखना है, देख लो। इसीलिए बोल रहा हूं पहले नोट्स करो, नोट्स अच्छे से कर लो, केस स्टडी जम जाएगी। ट्रस्ट कर लो, पेपर में 60+ आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है।
ठीक है, अब आउटसोर्सिंग के कारण होगा क्या, शिफ्टिंग टास्क ऑपरेशंस जॉब, ठीक है, वुड हेल्प, किस में हेल्प करेगा, अपन ने पॉइंट्स तो लिख दिए। एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ डीलर्स, ठीक है, आपको लिखना है तो ये पॉइंट्स एक एडिशनल लिख सकते हो। सीजनल डिमांड, जो अपनी पहले दो गड़बड़ थी इन्होंने उनको वापस लिख दिया कि सीजनल डिमांड अपन प्रोडक्ट की पूरी कर पाएंगे। और दूसरा कंसेंस नहीं है डिमांड पैटर्न के साथ, सॉरी अपने जो डिमांड पैटर्न के साथ कंसेंस नहीं था क्योंकि अपने सप्लायर के साथ वो नहीं थी, अपन अपने डीलर्स को भी नॉलेज दे सकते थे। अब आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करेगा, पॉइंट्स अपन ने बताया। एंड मैनेजमेंट में गेट मोर टाइम टू स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स, मैंने बोला टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, ये सब स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स है। लेकिन कभी भी एक चीज ध्यान देना, SCMP की केस स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान, प्लीज लाइफ में कभी भी SCMP की अगर केस स्टडी कर रहे हो, एक पॉइंट देके मत आना, अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों तुम्हें दिए हुए हैं तो दोनों लिख के आना। इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देगा अगर सिर्फ एडवांटेजेस लिख के आए, तो डिसएडवांटेजेस लिख के आ जाना। क्या लिखोगे कि ऑल्दो अपन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन ने यूज करा तो बेटा लॉस ऑफ डेटा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, अपना बहुत सारा डेटा चला जाएगा। अगर समझ लो वो जो ट्रांसपोर्ट वाले उसने डिले कर दिया, क्वालिटी प्रॉब्लम्स अपनी होगी ना, अपनी कंपनी का रेपो जाएगा ना, कस्टमर अनसेटिस्फाई होगा। वही पॉइंट्स लिखे हुए इधर देखो, इफ लॉजिस्टिक्स इज लार्जली नॉन वैल्यू, वो तो काम का नहीं है। इट शैल बी आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स एंड फोकस ऑन द कोर ओवरऑल डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, डिसीजन आउटसोर्स शैल बी टेकन। लास्ट में बोल देना भाई ये सारे पॉइंट्स है, बाकी तुम देख लो। अब सर आपने तो कुछ और पॉइंट्स बोले, अल्टरनेट पॉइंट्स एंड रीजनिंग आर आल्सो पॉसिबल, अल्टरनेट पॉइंट्स और रीजनिंग पॉसिबल है ना। गलत बोला क्या मैंने, स्टडी मैटर लिखा ना, कुछ गलत नहीं है इसमें। अब बोलोगे सर इसके मार्क्स कैसे देगा इसे, अरे चेकर पढ़ता है केस स्टडी, आई नो वो पढ़ता है केस स्टडी, जहां डायरेक्ट पॉइंट एक्सपेक्टेड है वहां ठीक है, जहां आपको एनालिसिस बोला वहां आपका और मेरा एनालिसिस अलग रहेगा ना, हर आदमी का एनालिसिस अलग होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि ये क्या लगता है आपको ये पूरे पॉइंट्स पूरे इंडिया में कोई लर्न कर सकता है? चलो एक केस स्टडी तुमने रट भी ली, बेटा 100 केस स्टडी से कैसे रटोगे, लॉजिकली भी सोचो कि क्या बोल रहा है। एफआर करते हो ना, हर बंदे का एफआर का शायद सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला अलग होगा एसएफएम में, लेकिन क्या इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता है क्या? ओपन बुक जो पेपर आता है, अरे तुम चार लोगों का क्वेश्चन पेपर आंसर शीट उठा के देखो, चारों के आंसर अलग हो गए ओपन बुक में, तो क्या इंस्टीट्यूट सबको जीरो दे देता? क्या कह रहे नहीं नहीं इसका अलग है जीरो दो? अरे इंस्टीट्यूट को ये चेक ही नहीं करना, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों की मगिंग ऑफ स्किल्स मत चेक करो, एक दो चेकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 99% लोग ऐसे नहीं है। इंस्टीट्यूट इंप्रूव कर रहा है, जब गड़बड़ थी तब भी प्रोटेस्ट में था मैं, अब जब सही है तब भी एक्सेप्ट कर लो कि भाई इंस्टीट्यूट सही भी करता है, सिर्फ गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसको 41 है ना, इसके आंसर शीट में इसके मार्क्स 46 है, 5 मार्क ग्रेस दिया था इसे ना, पेपर टफ था तो ग्रेस देता है, ऐसा नहीं कि इसे काटता है, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट। अब अपन देखते हैं इसने क्या लिखा है, बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट एज डिमांड कवर हो जाएगी, एफिशिएंट ऑपरेशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव होगा। 3 पॉइंट लिखे, 1.5 मार्क दे दिए इंस्टीट्यूट ने, ये तीनों पॉइंट ठीक है सर, ये दो ही थे, फिर भी इंस्टीट्यूट ने पढ़ा कि अच्छा इसको नॉलेज है तो इसको मैं 1.5 मार्क दे रहा हूँ। ऑफकोर्स शायद ये 3 या 4 मार्क का होगा, वो उसको नहीं मिला होगा क्योंकि उसने सप्लाई चेन के बारे में शायद एक्सप्लेन नहीं किया होगा, जो भी है ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको 1.5 मार्क दिया क्योंकि उसने पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं। अपन ने क्या बोले थे इनके लिए पॉइंट्स, सी पॉइंट्स के लिए कि भाई ये देखिए, ऑप्टिमम इन्वेंट्री हो गया, एक्सपर्टीज थर्ड पार्टी लॉजिक, ईज एंड ट्रांसपेरेंसी, सप्लाई चेन का खर्चा कम होगा, मैंने आपको बोला ये लॉन्ग रन में। दूसरा फ्यूचर रेडी एंड सस्टेनेबल, ये एक पॉइंट था, अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो इंस्टीट्यूट 2 मार्क तो देगा बेटा, 2 मार्क तो देगा ना। तो क्या हुआ, क्या हुआ इसमें अगर 2 भी मिल गए तो, इस क्वेश्चन में भी 2 मिल गए। ई प्रोक्यूरमेंट एंड प्रोसेस अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, अपस्ट्रीम समझा, ई प्रोक्यूरमेंट ये समझा। इंस्टीट्यूट 3 में से 1.5 मार्क भी दे दिया अगर वर्स्ट केस में, या 2 भी दिया, तुम्हारे कितने हो गए भाई, ये 7 और ये 4 11 हो गए। और एडवाइस वेदर सजेस्टेड बाय मिस्टर कार्तिक वुड हेल्प, इसमें भी अगर 2 देता है तो बेटा 13 मार्क्स हो गए यार, 20 में से 13 मार्क थ्योरी में इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और क्या चाहिए? कुछ दिमाग लगा के इसमें देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए डी पॉइंट पे इसको 0 दिया भाई, यहाँ एक जगह 0 दिया, क्यों? क्योंकि हेल्प ऑफ सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐसा नहीं लिखते, सबसे पहले सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है वो एक्सप्लेन करो। बेटर क्वालिटी प्रोक्यूरमेंट, ये पॉइंट दिया था नहीं, लेकिन इसने लिखा। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अपने को हमेशा पता है तो लिखना ही चाहिए। एडवांसमेंट इन प्रोडक्ट,
लॉन्ग टर्म बेनिफिट ठीक है। अब मुझे बताओ, सिर्फ सिर्फ इसने बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, उसको 1 मार्क दे दिया आईसीआई। पागल है क्या आईसीआई मार्क्स देने के लिए? क्यों दे रहा है? क्योंकि आईसीआई पढ़ता है बेटा तुमने क्या लिखा है, अल्टरनेट पॉइंट्स के मार्क्स देता है। प्लीज इस डिसबिलीफ पे मत रहना कि जो बुक का है वही लिखूंगा, कीवर्ड्स लिखूंगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। रटना है तो बात अलग है, रट के तो बेटा ठीक है यार पास हो जाओगे, क्या मतलब आएगा लाइफ में? क्या 6 लाख 5 लाख 7 लाख की जॉब करनी क्या जिंदगी भर? रटो मत, कंसेप्ट पे ध्यान दो। देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता, अपन ने पढ़ लिया ये सारे। ई प्रोक्यूरमेंट क्या होता? प्रोसेस वेयर वेरियस सप्लायर्स आर आइडेंटिफाइड एंड द बेस्ट वन इज चूज, टेंडर निकालते हैं, ठीक है। अब इसने ई प्रोक्यूरमेंट सिर्फ लिखा है तो इसको आधा मार्क दिया है। अगर ये इसके अलावा वो लिखती, तीन बाकी ई पेमेंट, ये तीनों ई लिखती ना, ये ई परचेज, ई सोर्स, ई पेमेंट, अगर ये 3 पार्ट ये लिख देती तो इसको मिल जाता मार्क्स, बाकी का इसने लिखा ही नहीं तो इसके काट दिए। अब एफ पॉइंट, आउटसोर्सिंग सजेस्टेड बाय मिस्टर कार्तिक। ध्यान दो, आउटसोर्सिंग में उसने क्या बोला? सिर्फ भाई सजेस्ट किया है और आउटसोर्सिंग बेनिफिट होगा। अरे आउटसोर्सिंग के बाकी एडवांटेजेस जो पढ़े वो कौन लिखेगा? इसीलिए आईसीआई ने 0 दिया। आउटसोर्सिंग के एडवांटेज तो लिखने पड़ेंगे ना भाई, थर्ड पार्टी है तो कस्टमर इंप्रूवमेंट, ये जो अपन ने लिखा, हेल्प सेविंग कॉस्ट एंड लेबर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मदद करेगा, आप वर्ड्स अलग यूज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टमेंट बचाएगा। फिर इसने यहाँ बताया ही नहीं कि लॉस क्या होगा आउटसोर्सिंग का, वो उसके भी मार्क्स इंस्टीट्यूट काटेगा, समझा? तो आईसीआई प्लीज सिर्फ स्टडी मैट करो, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, सिर्फ स्टडी मैट करो बेटा, आराम से क्लियर हो जाओगे, जस्ट ट्रस्ट। सिर्फ स्टडी मैट कर लो, इनफ है, इतना टफ नहीं है एससीएमपी। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो रादर देन डूइंग क्वेश्चंस। मैं इस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक बोलूंगा। ये एक सब्जेक्ट है और दूसरा एक और सब्जेक्ट है आपका लॉ। ये 2 सब्जेक्ट में तो बेटा, और आईडीटी, ये 3 सब्जेक्ट में तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ही ध्यान दे। मुझे लॉ में 64 थे, मैं बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट्स पे जितना कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे ना मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ऑडिट में कॉन्सेप्ट नहीं भी किया तो चलता, मैं ऑडिट में जस्ट 40 पे पास हुआ, मैं कॉन्सेप्चुअल पढ़ता था इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट्स पे जितना ध्यान दोगे उतना जरूरी है। प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स इन एससीएमपी। इस सब्जेक्ट में जितना कॉन्सेप्ट उतना अच्छा, जितना कॉन्सेप्ट उतना अच्छा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक बार समराइज कर देता हूँ। सर केस स्टडी के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या मांग रहा, उसके बाद केस स्टडी पढ़ना। दूसरा, जब भी कभी आप केस स्टडी लिखो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे दोनों लिखना, कोई भी चीज डिफाइन जरूर करना। फोर्थ पार्ट, सर केस स्टडी में थोड़ा दिमाग भी लगाना कि कौन से पॉइंट्स लिखने, कौन से पॉइंट अवॉइड करने। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आईसीआई वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करता। यार ऐसा थोड़ी ये वर्ड तूने नहीं लिखा तो काट दूंगा, क्या लगता है क्या बैठ हाथ में चेकर लेके बैठते हैं? अच्छा यार ये निखिल ने ना या बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी की जगह लिख दिया कि उनको ज्यादा फ्रीडम मिलता है, इसके काटो यार, ऐसा करता क्या आईसीआई? आईसीआई को भी खुद की रेपुटेशन है ना, वो भी चाहता ना कि भाई अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने फ्यूचर में, तभी तो और लोग सीए में आएंगे यार, उनका बेनिफिट कैसे होगा? और लोग सीए में कैसे आएंगे? ऐसे ही तो आएंगे, समझा ये चीज? तो चीजें ऐसे ही करो, कॉन्सेप्चुअल करो। आई नो आज अराउंड अपन ने कितना 54-55 मिनट्स दिया एक क्वेश्चन को, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगने वाला, मैं तो आज आपको समझा रहा था। तो ये होता है केस स्टडी सॉल्व कैसे करना। सर आपने केस स्टडी अभी क्यों ली, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के टाइम क्यों नहीं? कि वो 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इसमें लग रहे हैं, इसीलिए अभी यूज करी। देखो बाकी तुम्हारी चॉइस है, मेरा काम था तुम्हें बताना कि ऐसे सॉल्व करते। एट द एंड मैं आपको घोड़ा मैं घोड़े को पानी तक लेके जा सकता हूँ, पानी तो आपको ही पीना है, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन एट द एंड मेहनत आप ही को करनी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि Jan 21 या ऐसे कोई भी पेपर में अपन पेपर एनालिसिस करें एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो अगर आपके आपको कैसा लगा ये वीडियो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।